दोस्तों एक बड़ी दिलचस्प घटना घटित हुई है। मतलब रशिया और यूएसए दोनों आमने सामने आने को बिल्कुल तैयार है, मतलब बेताब हैं। दो दोस्त, दो दुश्मन आपस में लड़ने को बड़ा बेताब है। मुझे पूरी की पूरी ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें कोई साजिश की बू आ रही है। साजिश कौन सी? वेनेजुएला के अंदर जो कुछ भी हुआ है और जिस तरीके से मदुरो को अरेस्ट किया गया है, मुझे लगता है कि एक बहुत सोचा समझा ये कदम है वेनेजुएला की तरफ से। आपको जानकर बड़ा सरप्राइज लगेगा, लेकिन मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों खुद को अरेस्ट करवा लिया, जबकि इतना जबरदस्त व्यक्ति, देश का राष्ट्रपति, सुरक्षा के अंदर चाक चौबंद इतना हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना आसानी से कैसे हो सकता है सब कुछ, बड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन रिसेंटली एक दिलचस्प घटना घटित हुई है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक जहाज आता है, एक शिप आता है जो कि ऑयल टैंकर था, और वो ऑयल लेने के लिए आ रहा था वेनेजुएला के पास में कि भाई मुझे ऑयल दे दीजिए, और यूएसए ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब बात यह है कि क्या वेनेजुएला के पास में अब जो कोई भी जहाज आएगा या कोई भी शिपमेंट वहां पर आता है तो क्या यूएसए का अधिकार वहां पर हो गया है कि हर किसी चीज की अब वो जांच करेगा? क्या पूरा का पूरा वेनेजुएला उसने पूरी तरीके से अपने अधिकार में ले लिया है? क्या हुआ है कि पुतिन और ट्रंप दोनों आमने सामने हो चुके हैं, दोनों की टेंशंस काफी बढ़ चुकी हैं आफ्टर ऑयल टैंकर सीजर ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज सीजर ए रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर। एक ऑयल टैंकर था जिसके ऊपर रशिया का फ्लैग लगा हुआ था, और वो ऑयल टैंकर जा रहा था वेनेजुएला की तरफ, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से। द टैंकर एक्यूज ऑफ वायलेटिंग यूएस सैंक्शंस लिंक्ड टू वेनेजुएला। तो यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे उसके ऊपर, और फिर भी वो उस तरफ जा रहा था, और इसके चलते उसको अरेस्ट कर लिया गया। थोड़ा फोटोग्राफ में देखेंगे। ये जो आप लोग शिप देख रहे हैं, ऑयल टैंकर आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है मैरिनेरा। देखिए एक्चुअली में दो शिप थे, एक तो थे मैरिनेरा और दूसरा था सोफिया। ये दोनों शिप थे। अब ये जो मैरिनेरा था इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ था, यहां पर फ्लैग लगा हुआ था रशिया का, एक फ्लैग पीछे की तरफ था। और जो सोफिया था उसके ऊपर पनामा का फ्लैग लगा हुआ था। तो जो पनामा का फ्लैग लगा हुआ था उसको लेकर तो यूएसए ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये जो था रशिया का मैरिनेरा, उसके ऊपर रशिया का फ्लैग लगा हुआ था। बड़ा नाटकीय घटना हुई है और पिछले 2 सप्ताह से ये चल रही थी। अब ये जो मैरिनेरा है वो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर। ये वो जहाज है, 300 मीटर पूरा लंबा है ये, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 300 मीटर है। इसका नाम पहले बैरी 1 था। बैरी 1 जो है ये इसका नाम था, बाद में नाम चेंज कर मैरिनेरा कर दिया गया, क्योंकि बैरी 1 जो था उसके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था, ब्लॉकहेड लगा रखा था कि ये जो शिप है वो कभी भी अटलांटिक ओशियन में नहीं दिखाई देगा, किसी भी ऑफशोर पर ये दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर क्या किया रशिया ने? इसका नाम चेंज कर दिया, मैरिनेरा कर दिया इसका नाम। बोला अब तो ठीक है। अब क्या किया कि रशिया ने इसको वेनेजुएला के पास में भेज दिया कि जाओ और तेल लेकर आओ। काफी रस्टेड था ये। अब यूएस के जो कोस्ट गार्ड है वो देखते हैं इस शिप को कि ये शिप जो टैंकर है वो चला हुआ आ रहा है, और ये एक दिन में नहीं, ये चला था 2 वीक्स तक, 2 सप्ताह तक लगातार निगरानी कर रहे थे। कौन? यूएसए के कोस्ट गार्ड्स। अच्छा, उसके पास में खुद की जानकारी नहीं थी, यूएसए की हेल्प कर रहा था इसके अंदर ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने ही सबसे पहले इस शिपमेंट को देखा था, ऑयल टैंकर को देखा, यूएसए को इसकी खबर दी, और यूएसए को लगा कि वाकई में ये वही शिपमेंट है, ये वही ऑयल टैंकर है जो कि पहले बैरी के नाम से था, और अब जो है मैरिनारा इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है ना, और इसको हमने ब्लॉक किया हुआ है। अब इस जहाज से भी एक फोटोग्राफ और आती है, इसी शिप से एक फोटोग्राफ आती है। ये कहता है कि यूएस के जो हेलीकॉप्टर्स थे वो हमारा पिछला 2 सप्ताह से पीछा कर रहे थे, ठीक है, और जैसे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर आता है, ऑफशोर पर आता है वेनेजुएला के, और उसके बाद में इसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो ये घटनाक्रम जो है वो चल रहा था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये जो ओशियन है इसको कहते हैं अटलांटिक ओशियन। इस तरफ यूएसए है, इस तरफ यूएसए है, यहां पर यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये आइसलैंड है, और ये ग्रीनलैंड है जिसको यूएसए अपने कैप्चर में लेना चाहता है। इसके ऊपर अधिकार डेनमार्क का है, और इन सब के बीच में एक ओशियन है, वो है अटलांटिक ओशियन। इसी अटलांटिक ओशियन के अंदर ये जहाज इस तरफ बढ़ रहा था, ठीक है,
और ब्रिटेन ने तो इत्तला कर दिया यूएसए को, और यूएसए वाले जो थे वो इसका पीछा कर रहे थे कि देखिए कहां तक आता है ये जैसे ही वेनेजुएला के नजदीक आता है उसके बाद में इसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो घटना थी जो कि मैंने आपको मोटा मोटी बता दी है। अब एक्चुअली में क्या है पूरी घटनाक्रम अब सुनिए। एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो टैंकर था ये चाइना के लिए और ईरान के लिए ऑयल को फिल करता था और वहां पर सप्लाई करता था। ये टैंकर था तो रशिया का, लेकिन चाइना और ईरान के लिए ये क्या करता था, ऑयल सप्लाई का काम करता था, जबकि इसके ऊपर पहले से ही सैंक्शंस लगे हुए थे। अब जब पहले सैंक्शन लगे हुए थे तो ये कैसे इसको ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली में एक टर्म निकल कर आती है, वो है घोस्ट फ्लीट्स। घोस्ट फ्लीट क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास में कोई शिप है या मेरे पास में कोई कार है, और मेरी जो कार है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्ट है, वहां पर नहीं जा सकती है, तो मैं क्या करूंगा कि किसी और की कार को भेजूंगा, वो कार तो मेरी रहेगी, किसी और की कार को भेजूंगा, किसी और स्टेट का उस पर नंबर प्लेट रहेगा, कोई और स्टेट का उस पर ड्राइवर रहेगा, मुझसे कोई लेना देना नहीं है उसका, लेकिन वो काम मेरे लिए कर रही है, उसको घोस्ट फ्लीट कहा जाता है। इस तरीके से ये जो है वो घोस्ट फ्लीट्स का बहुत लंबे समय से चल रहा था कि चाइना और रशिया यूएसए को ये लग रहा था कि ये जो यहां पर ऑयल टैंकर आ रहा है ये ईरान के अंदर ऑयल को सप्लाई करेगा, इसलिए यूएसए ने उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब जैसे यूएसए ने कैप्चर किया तो रशिया के जो हेलीकॉप्टर्स है वो वहां से आते हैं, लेकिन वो आने में लेट होते हैं क्योंकि इतनी लंबी दूरी है उसको तय करने में समय लगेगा, और इसीलिए वो लेट हुआ और उसको कैप्चर कर लिया गया। अब रशिया ही कह रहा है कि भाई देखिए, पहले तो ये बात है कि हमारे पास में इसका रजिस्टर्ड लाइसेंस था, हमने कोई ऐसा थोड़ा ना भेज दिया वहां पर आपके देश के अंदर। अमेरिका ये कह रहा है कि भाई इसको हमने ब्लैकलिस्ट किया हुआ था कि बहुत लंबे समय से ये इलीगल तरीके से चाइना और ईरान को ऑयल सप्लाई कर रहा था, और हम लोग आज से नहीं पिछले 1-2 साल से जो है इसकी तलाश कर रहे थे, ब्रिटेन भी इसकी तलाश के अंदर था, और अब जाकर ये पकड़ में आया है। तो ये तो बड़ा नाटकीय ढंग सा लग रहा है। मतलब यूएसए के टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी बेहतरीन है कि हवा के अंदर भी कोई सुई, कोई निडल अगर खो जाए तो उसको भी वो ढूंढ निकाले। इनसे ये जहाज पकड़ने में नहीं आ रहा था, ये इंतजार कर रहे थे कि वेनेजुएला के पास में जैसे ही अब आएगा तो अब हम इसको पकड़ेंगे, ताकि रशिया के साथ में टेंशन थोड़ा क्रिएट हो जाए। अब चलते हैं हम लोग उस, यानी कि जो एक डाउट था कि आखिरकार वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो कैसे अरेस्ट हुए और क्यों हुए हैं। देखिए पूरी की पूरी साजिश जो है बहुत सोची समझी लगती है। जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रखा जा रहा है ना, फ्रैंकलिन उस जेल के अंदर है वो, है ना। अब देखिए क्या जिस तरीके से उनके साथ में ट्रीट हो रहा है, लग रहा है कि यार वो तो बड़े खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या कहीं ये हो सकता है कि उसने अपने देश को ही बेच दिया, और पहले से यूएसए से बातचीत की हुई थी कि भाई तुम मुझे इस तरीके से उठाना, अपना ऑपरेशन अंजाम देना और लेके निकल जाना, और यहां के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो तुम्हारे हो जाएंगे। हो सकता है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी डील कर ली है उसके साथ में, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी डील जो है वो वेनेजुएला के साथ में की गई है। ये टैरिफ का जो खेल है ना, ये बहुत लंबे समय से चला हुआ आ रहा था, जानबूझकर चलाया गया इस खेल को। टैरिफ का डर दिखाकर इंडिया जैसे और भी कोई कंट्रीज हैं ताकि वो रशिया से ऑयल को लेना बंद करे, और जब अमेरिका वेनेजुएला को अपने कैप्चर मिले उसके बाद में वेनेजुएला से फिर ऑयल सप्लाई हो। इसलिए ईरान को और गल्फ कंट्रीज को रोक दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट किया गया है अमेरिका की तरफ से कि आप ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका करेगा, अब अमेरिका मुनाफा कमाएगा और कमा रहा है अब। इसलिए अमेरिका की कंपनीज पहुंच चुकी है वेनेजुएला के जो तेल की कुएं हैं वहां पर पहुंच चुकी है। तो ये पूरी की पूरी एक साजिश है ये अमेरिका की, जो कि आज सफल हो चुकी है, सफल हुई है। वेनेजुएला देश को ही कैप्चर करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो भी किस लिए, अपने कैपिटलिज्म को और हाइक पर ले जाने के लिए। महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हो रही हैं इंसान की। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से आने के बाद तहलका मचाया है, उथल पुथल किया है, यह केवल एक रीजन था कि वो अपनी इकोनॉमी को और अपने पैसे को बनाना चाहता है। मतलब एप्स्टीन की जो फाइल्स रिलीज हुई हैं अभी, उनसे उनको तसल्ली नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आम इंसान कर देता ना तो उसको ये फांसी पर लटका देते। खुद ने किया है ना, इसलिए कोई नहीं है। तो बात यह है कुल मिलाकर कि कोल्ड वॉर जो कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, उसका दौर शुरू हो चुका है आज से ही। अब तो वेडनेसडे को दोपहर में 3 बजे जिस समय इस शिप को कैप्चर किया गया
है ना, इस शिप को कैप्चर किया गया, तभी से जो है ये ज्यादा हाइक पर पहुंच गया है मामला, और रशिया और यूएसए के बीच में क्या हो चुका है, एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। द यूएस ऑपरेशन टू सीज रशिया फ्लैग, है ना, मारिनेरा, तो किस तरीके से किया गया है मैंने आपको बता दिया है। ये पूरी घटनाक्रम है इसका। बहुत यानी कि 2 सप्ताह से इसके पीछे लगे हुए थे कि कहां कहां जाता है, किस तरफ ये मूव करता है, और जैसे ही वेनेजुएला के ऑफशोर पर आएगा हम लोग इसको क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, रशिया कौन सा मूव करता है आगे, नाटो कंट्रीज पर अटैक होना, या नाटो कंट्रीज मिलकर यूएसए पे अटैक करेंगे, क्या रशिया का यूक्रेन के ऊपर और जो अटैक है वो और क्या एग्रेसिव हो जाएगा, क्या चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, है ना, क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के साथ में युद्ध करेंगे, क्या चाइना और इंडिया का युद्ध होगा, क्या इजराइल और जितने भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं उनके बीच में होगा, ईरान के बीच में होगा। ये बहुत सारे कयास अब लगाए जा रहे हैं, है ना। यूरोप बड़ा शांत है, इसके अंदर यूरोप बड़ा शांत है। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, काम करने की अपनी एक टेक्निक होती है, आप उस टेक्निक को अपनाइए, आप भी जिंदगी में आगे निकलेंगे जरूर। ये 30 डेज का ही कोर्स है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो टेक्निक्स मैंने बताई हैं। साथ ही में 75 डेज का, अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं तो मैं आपसे आज ही कह सकता हूं कि आप जीवन में सफल नहीं होंगे। एक समय के बाद में जाकर आप रुक जाएंगे, आपको लगेगा कि अब सैचुरेशन लेवल आ चुका है ना, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो बस इंडिकेशन दे देगा कि अब हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि आप इस एडिक्शन के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।